जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और कितनी एम्पीयर की धारा अगर शरीर के अंदर से गुजरे तो व्यक्ति को झटका या मृत्यु हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम इस पे दो ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक विद्युत धारा क्या होती है और दूसरा कितनी कितनी मिली एम्पीयर की करंट हमारे शरीर से गुजरेगी ताकि इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो विद्युत धारा अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर पानी की धारा बह रही है तो उसे कह देते हैं जलधारा। और इस तरीके से खून बह रहा है तो उसे कहते थे खून की धारा, दूध बह रहा है तो दूध की धारा। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होता है उससे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, उसको धक्का देने के लिए क्या लगता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए वोल्टेज हमारा क्या करता है, धक्का करता है। यदि ये 12 वोल्ट है तो कम कम स्पीड से इसे धक्का देगा करंट को, तो कम स्पीड से जाएगी। अगर 230 वोल्ट होगा तो गचाक से एकदम विद्युत धारा बहेगी। वोल्टेज धक्का देता है, किसे देता है, इलेक्ट्रॉन को। वोल्टेज जब धक्का देता है इलेक्ट्रॉन तो कहता है कि जा भाई तू रेजिस्टेंस के पास जा, रेजिस्टेंस के पास जा। रेजिस्टेंस के पास इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेजता है, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब दो लोगों में लड़ाई लड़ाई होती है तो तीसरा बंदा लड़ाई कराता है। यानी कि दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होगी अगर तीसरा बंदा उंगली लगाने वाला नहीं हो। उंगली लगाने वाला जब तीसरा बंदा होता है तभी लड़ाई होती है। तो ये तीसरा बंदा कौन सा काम करता है, वोल्टेज काम करता है तीसरे बंदे का। यानी कि इलेक्ट्रॉन और रेजिस्टेंस में लड़ाई कराता है। किस तरीके से कराता है, जैसे वोल्टेज जैसे धक्का इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा जा रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस इसका अपोज करेगा, रेजिस्टेंस का विरोध करेगा। रेजिस्टेंस किस तरीके से विरोध करता है, रेजिस्टेंस कई तरीके के होते हैं। जैसे कि मान लो टंगस्टन का रेजिस्टेंस है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस है, जब वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा जाकर इसमें, जब टंगस्टन में भेजेगा तब टंगस्टन क्या करेगा, जलने लगेगा, एकदम से बिल्कुल जलने लगेगा पूरी तरीके से, जो कि हम यूज करते हैं विद्युत बल्ब में। उसके बाद अगर मान लो रेजिस्टेंस आपका नाइक्रोम का है, रेजिस्टेंस नाइक्रोम का है, तो ये क्या कहता है, नाइक्रोम का इसका लड़ाई लड़ने का तरीका अलग है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ, इसका लड़ाई लड़ने का तरीका अलग है। ये अपोज करता है दूसरी तरीके से। ये क्या करता है, एकदम जलने लगता है और हीट उत्पन्न करने लगता है, बहुत अधिक हीट उत्पन्न करने लगता है। तो हम इसे किस में यूज करते हैं, इसे हीटर में यूज करते हैं। उसके बाद में अगर मान लो तांबे का है, तांबे का रेजिस्टेंस है, तो इसका जो विरोध करने का तरीका है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने का तरीका क्या है, वो अलग है। वो ये क्या करता है, जैसे कि इसमें वोल्टेज धक्का देता है और वायर में जाता है, कॉपर के या तांबे के वायर में जाता है, तो वो क्या करता है, मैग्नेट में घूमने लगता है। तो हम इसको हम यूज कर लेते हैं पंखे में। पंखा हमारा क्या करता है, घूमने घूमने लगता है। तो अब यहाँ तक आपको करंट समझ में आ गया होगा। करंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है। फ्लो कौन कराता है, वोल्टेज। वोल्टेज जब धक्का देता है तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से क्या उत्पन्न होता है, करंट। कि करंट की अगर मेन डेफिनेशन जाने तो करंट की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो ऑफ, मतलब फ्लो होने की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर से जो करंट निकलती है, यानी कि हमारे शरीर से जो करंट गुजरती है वो कितने एम्पियर की होती है और हम पे क्या प्रभाव डालती है। तो हम ये जो शरीर से हमारी करंट गुजरती है तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। हमारे शरीर के तीन चीज़ों पर नहीं, तीन अवस्थाओं पर डिपेंड करती है। और हमारे शरीर की अवस्था, क्या अवस्था है, क्या पोजीशन है। जिस समय में करंट, किसी तार के संपर्क में हम आ रहे हैं तो हमें करंट लग रहा है, तो वो किस अवस्था में है हम उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे शरीर की तीन अवस्था होती हैं। एक गीला, जब हम नहा के या कोई काम वगैरह करते हैं पसीने से बिल्कुल गीले हो जाते हैं, गीली अवस्था। दूसरी अवस्था होती है हमारी आंशिक रूप से गीला, यानी कि जो हम आंशिक रूप से गीले होते हैं, यानी कि सूखे भी होते हैं और गीले भी होते हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है हमारी, वो होती है शुष्क, बिल्कुल पूरी तरीके से शुष्क है, हमारा शरीर सूखा हुआ है पूरी तरीके से। सूखे हुए का मतलब ये नहीं है कि आप ये मान लें कि हम बहुत पर मतलब मोटे नहीं, वैसे सूखे हुए, उससे डिपेंड नहीं करता। सूखा मतलब शरीर के ऊपरी त्वचा कैसे सूखी है, गीली, तो ये डिपेंड करता है। तो हमारे शरीर की अगर शुष्क अवस्था है तो अगर शरीर शुष्क अवस्था में है तो हमारे शरीर का जो रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस हमारा होगा 1,00,000 ओम का। 1,00,000 ओम का रेजिस्टेंस होगा हमारा। अगर हमारा शरीर आंशिक रूप से गीला है, यानी कि हमारा शरीर आंशिक न सूखा है न गीला है, तो हमारा जो शरीर का रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5,000 ओम। और अगर यदि हमारा शरीर गीला है तो वो हमारा जो शरीर का रेजिस्टेंस होगा वो 1,000 ओम होगा। तो
ये तीन कंडीशन होगी हमारे शरीर की। और आप सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जितना अधिक होता है वो करंट का उतनी ज़्यादा अप्रोच करता है, और यदि रेजिस्टेंस कम है तो हमारे शरीर आसानी से करंट को फ्लो होने देगा, यानी कि हमारे शरीर में आसानी से करंट फ्लो होगी और हमारे शरीर में झटका महसूस होगा। तो वही हम देखेंगे कि कितनी करंट हमारे जैसे गुजरती है तो हमें झटके का अभाव होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 से 8 मिली एम्पियर की करंट अगर हमारे शरीर से गुजरती है तो हमें एक झटके का एहसास होता है, लेकिन हम उसे सहन कर सकते हैं। सहन कितना कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं उसे। उसके बाद यदि 8 मिली एम्पियर से हमारी 15 मिली एम्पियर के बीच में करंट फ्लो होती है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें दर्द वाला झटका लगता है, लेकिन हम चल सकते हैं, यानी कि हम चल फिर सकते हैं। दर्द वाला झटका एकदम से लगता है लेकिन हम चल फिर सकते हैं। यदि अगर करंट को थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी कि 15 मिली एम्पियर से हम 20 मिली एम्पियर कर दें, तब हमें दर्द वाला झटका होगा, लेकिन नसों का नियंत्रण खो जाने के कारण नसों का नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण हम चल नहीं सकते, यानी कि हम कुछ देर के लिए चल नहीं सकते, यानी कि हम गिर जाएंगे कुछ भी, लेकिन हम नसों का जो नियंत्रण होता है, हमारी जो नसों का कंट्रोल होता है वो खो जाता है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी करंट को और इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? अगर हमने 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के बीच में अगर हमारे अंदर से करंट फ्लो होगी, तब क्या होगा? नसों में बहुत अधिक सुगड़ जाने के कारण सांस लेने में कठिन हो जाता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हमें सांस नहीं आती, सांस रुक जाती है। और यदि हम थोड़ी सी करंट को और इंक्रीज करें, 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर करें, तो सांस लेना कठिन हो जाता है, सांस के रुक जाती है, बिल्कुल सांस रुक जाती है, जिसके कारण मृत्यु होना संभव हो जाता है, यानी कि संभावना, उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम 100 मिली एम्पियर से और या इससे अधिक की करंट हमारे शरीर से अंदर से गुजरती है, तब क्या होता है? हमारे शरीर जल जाता है और हृदय का काम करना छोड़ देता है, जिससे हमारे शरीर के सारी नसें काम करना छोड़ देती है, शरीर जल जाता है। आपने देखा होगा किसी को शरीर की फट जाता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हुआ था, एक लड़के को जैसे 11 kV की लाइन जा रही थी, तो वो थोड़ा सरिया वगैरह का वो उठा रहा था, सरिया दोनों तारों से टच हो गई थी। टच होने से क्या हुआ? सरिया होती है मेटल क्या होता है? कंडक्टर के, तो उसके अंदर करंट गुजरने से उसके शरीर अंदर से जो तलवे होते हैं वो फट गए थे, बुरी तरीके से फट गए थे, लेकिन वो बच गया था, मतलब एकदम छोड़ दिया था उसे, तो वो बच गया था। तो क्या होता है? हृदय काम करना बंद कर देता है और मृत्यु संभव हो जाती है। तो ये इस तरीके से पूरा हमारा जो प्रोसेस है कि कितनी मिली एम्पियर से कैसे कैसे क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट